हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज अक्टूबर 13 को टोटल 4 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है जॉब्स स्टिल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के ऊपर। यह आर्टिकल आया है रिसेंटली, इसका डेटा रिलीज़ हुआ है और इस डेटा को प्रॉपरली एग्जामाइन किया जाएगा। कुछ कॉन्सेप्ट हैं प्री के, उसे भी अलग से समझेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे हम लोग वो है द हिंदू का द केस फॉर कास्ट सेंसस इन इंडिया। सिमिलर आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है जिसमें काउंट एंड डोंट काउंट दोनों आर्गुमेंट दिए हुए हैं। कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये दोनों आर्टिकल को क्लब करके हम लोग जो फेवर में आर्गुमेंट हैं वो भी समझेंगे और जो अगेंस्ट में हैं वो भी समझेंगे। हमारा जो लास्ट आर्टिकल है वो है शुड द 50% लीगल सीलिंग ऑन रिजर्वेशन बी रिकन्सिडर्ड। इस आर्टिकल में हम 50% जो लीगल सीलिंग रिजर्वेशन पे लगाई गई है इसके ओरिजिन के बारे में समझेंगे और अभी जो प्रेजेंट स्टेटस है उसके बारे में समझेंगे। प्री के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल डिस्कशन। फर्स्ट आर्टिकल है जॉब्स स्टिल। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और GS3 इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर भी कैसे किया जाता है, इसमें थोड़ी सी चर्चा की जाएगी जो 2023 का क्वेश्चन आया था। हालांकि इस पे जो आर्टिकल आया था जिससे ये क्वेश्चन पूछा गया था द हिंदू का, हम लोगों ने वो बहुत अच्छे से डिस्कस पहले ही कर चुके हैं, उसी समय जब आया था तभी डिस्कस कर लिया गया था। इसके बाद बात करेंगे जो प्री एस्पेक्ट है वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में बातचीत की जाएगी। उसके साथ साथ कुछ टर्म्स हैं उसको समझेंगे, जैसे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है और बहुत छोटे छोटे कुछ टर्म्स आएंगे, वो सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें ये जो आर्टिकल है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर किया जाएगा। आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-2023 के नंबर रिलीज़ हुए हैं और ये जो नंबर हैं इसको हमें किस बैकड्रॉप में देखना है? पेंडेमिक, जो कि बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिसरप्शन क्रिएट किया था, ट्रिगर किया था, जिसके कारण फाइनेंशियल डिस्ट्रेस बढ़ गया था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया था और साथ साथ मास माइग्रेशन हमें देखने मिला था। बहुत सारे लोग शहर से गांव की तरफ क्या किए थे? पलायन किए थे, माइग्रेट किए थे। इस बैकड्रॉप में जो रीसेंट सर्वे है उसको देखने की ज़रूरत है और उसके जो ट्रेंड्स हैं उसको समझने की ज़रूरत है। 2-3 ट्रेंड हैं जिनके बारे में बात करेंगे। पहले शुरू करते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता क्या है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कौन सी मिनिस्ट्री जो है करती है, किसके अंदर आता है ये डेटा रिलीज? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन, NSO इसे लॉन्च करता है जो कि नोडल एजेंसी है। कब इसे लॉन्च किया गया था? 2017 अप्रैल में। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? टू एस्टिमेट द की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ 3 months फॉर एरिया अर्बन एरिया ओनली इन करंट वीकली स्टेटस। इसका मतलब क्या है? पहली बात तो अगर अलग अलग डिवाइड करें इस स्टेटमेंट को तो पहला तो ये है कि एस्टिमेट करता है क्या? एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर। उसमें क्या क्या आते हैं? लेबर्स फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एटसेट्रा। और कितने कितने समय में ये सर्वे का नंबर आता है? 3 मंथ के इंटरवल में ये नंबर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन 3 मंथ के इंटरवल में सिर्फ किस एरिया में? अर्बन एरिया में। वो भी किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा? करंट वीकली स्टेटस तरीके से कैलकुलेट किया जाएंगे ये एस्टिमेट, ये नंबर हमें जो मिल रहे हैं। करंट वीकली स्टेटस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आ जाता है एम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से हम मेजर करते हैं। 2 तरीके से करते हैं, करंट वीकली स्टेटस और एक यूजुअल अप्रोच होती है। ये 2 अप्रोचेस हैं। करंट वीकली स्टेटस में जनरली क्या होता है? हम जो सर्वे करते हैं वो सिर्फ 7 दिन, पिछले 7 दिन का सर्वे होता है। जिस दिन सर्वे हो रहा है उससे पिछले 1 हफ्ते में पर्सन एम्प्लॉयड है या नहीं है, ये सब सारी चीज़ें जो है पूछी जाती है। अगर वो पिछले 1 हफ्ते में 1 घंटा भी जो है एम्प्लॉयड नहीं है तो उसे अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में माना जाता है। और दूसरा होता है यूजुअल अप्रोच। इसमें जो
रेफरेंस पीरियड होता है वो पूरा 1 साल का होता है। 1 साल का अगर पीरियड होगा तो ऑब्वियसली जो अनएम्प्लॉयमेंट यूजुअल अप्रोच में होगा वो कम आएगा, क्योंकि पूरे साल भर तो कोई अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। एक हफ्ता सर्वे के पहले हो सकता है कि कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हों, जैसे कि अगर आप पेंडेमिक के बाद करें CWS तो हो सकता है कि पूरे साल भर में कुछ समय तो एम्प्लॉयड रहे होंगे लोग, लेकिन पेंडेमिक के बाद क्या थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे। तो उस समय अगर आपने CWS अप्रोच से किया होगा तो CWS अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा आएगा। जनरली CWS हाई होता है। नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है PLFS का, टू एस्टिमेट एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर इन बोथ यूजुअल स्टेटस एंड CWS इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया एनुअली। अब दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है, जो दूसरा डेटा रिलीज़ करता है ये, वो एनुअली डेटा रिलीज़ करता है। किन किन एरियाज़ के लिए, रूरल को भी यहाँ क्या किया गया है इंक्लूड, और अर्बन को भी। तो रूरल का डेटा हमेशा एनुअली ही आता है। यहाँ पर देखेंगे अर्बन डेटा 3 मंथ के इंटरवल में ज़रूर मिल सकता है CWS अप्रोच के साथ, लेकिन जो रूरल डेटा होता है वो हमेशा हमें कब मिलेगा, 1 साल के बाद ही मिलेगा। और दोनों अप्रोचेस इसमें यूज़ की जाती है, यूजुअल स्टेटस और CWS बोथ। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में क्या इंक्लूड होता है ये समझ लेते हैं। जो लोग एम्प्लॉयड हैं और अनएम्प्लॉयड हैं दोनों ही इसमें क्या किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। उनकी एज कितनी होना चाहिए, 15 साल से ऊपर होनी चाहिए। जो अनएम्प्लॉयड हैं वो अनएम्प्लॉयड वही लोग कहलाएंगे जो कि काम ढूंढ रहे हैं या विलिंग टू वर्क हैं, है ना। अगर वो काम नहीं ढूंढ रहे हैं तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे, और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं होगा, उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये हमारे क्या हो गए, स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब बात करेंगे हम आर्टिकल की। एज पर द सर्वे द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हैज़ कंटिन्यू टू राइज अक्रॉस द कंट्री अलोंगसाइड अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ कंटिन्यू टू डिक्लाइन। क्या हो रहा है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो डिस्ट्रेस था पेंडेमिक के कारण वो अब क्या हो गया है, ऑलमोस्ट कम हो गया है। उसका जो असर है वो कम हो गया है। मार्केट ओपन हो चुके हैं और लेबर मार्केट में जो लोग हैं, लेबर हैं, वो क्या कर रहे हैं, वापस जॉब ढूंढने के लिए आ रहे हैं। माइग्रेंट्स वापस जो है शहर आ चुके हैं। इसलिए जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ गया है और अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो कम हो गया है। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो है ट्रेंड इसमें देखने को मिल रहा है वो है कि जो रेगुलर वेज ऑब्लिक सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, ये वाला जो शेयर है ये क्या हो रहा है, गिर रहा है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। इसका मतलब जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में बढ़ रहा है, और जो सैलरी जॉब्स हैं वो ओवरऑल कम हो रही है। इसलिए हमें इसका क्लोज़र एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत है कि एम्प्लॉयमेंट रेट कम तो हो रहा है, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम तो हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो किस में बढ़ रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बढ़ रहे हैं और रेगुलर वेजेस और सैलरीड जॉब्स में नहीं बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की, तो कितना हो गया है, 2017 में 49% था। अभी हम देखें 22-23 के सर्वे के हिसाब से तो ये 57.9% हो गया है। ये जो लेबर फोर्स बढ़ा है ये बेसिकली किन के कारण बढ़ा है, क्योंकि महिलाओं का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 2017 में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना था, 24.6% था, और अभी 2022-23 में ये कितना हो गया है, 41.5%। लगभग 17 परसेंटेज पॉइंट जो है क्या बढ़ा है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं जो हैं काम कर रही हैं। लेकिन हमें एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है ये रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और ये चिंता की बात है। क्यों, क्योंकि कल ही हमने पढ़े थे यू शेप, अगर आपको याद होगा, ठीक है, यू शेप के हिसाब से लेबर फोर्स
पार्टिसिपेशन रेट होता है। इनिशियली जो पार्टिसिपेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है जहाँ अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर, ठीक है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इसलिए हाई होता है क्योंकि महिलाओं को काम करना पड़ता है एग्रीकल्चर लेबर की तरह अपनी फैमिली को चलाने के लिए। तो ये चिंता की बात इसलिए हो सकती है क्योंकि लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ने का कारण ये भी हो सकता है कि जो महिलाएं हैं उन्हें जॉब करना पड़ रहा हो एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये चिंता की बात है। और फिर जो पुरुष होंगे वो माइग्रेशन के कारण बाहर आ गए हैं, इसलिए ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या हुआ है, बढ़ा है। महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसका बढ़ना इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को भी दिखलाता है, इंडिकेट करता है रूरल एरियाज़ में। ऐसा इसलिए है क्योंकि महिलाओं को काम करना पड़ रहा है ताकि उनकी जो फैमिली इनकम है उसको बढ़ाई जा सके। अगर आपको ने रिसेंटली कुछ आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए थे मनरेगा के बारे में, तो मनरेगा में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो रिसेंट ईयर में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और जो कि चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को बताता है, कहाँ पर, रूरल एरिया में। इसलिए जनरली हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ता है तो खुश होते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रूरल एरिया में बढ़ा है तो वो इंडिकेट कर सकता है कि रूरल एरिया में इकोनॉमिक डिस्ट्रेस भी हो रहा हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेयर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, जो कि राइज हुआ है 55.6% से 57.3% 2 सालों के भीतर। और जो रेगुलर और सैलरीड एम्प्लॉयड हैं वो उनका परसेंटेज इन 2 सालों में कम हो गया है 21.1 से 20.9, ऑलमोस्ट 0.2% ही कम हुआ है, लेकिन कम हुआ है। उसके साथ अगर हम बात करें इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस की, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो जो वर्कर का परसेंटेज है इनफॉर्मल सेक्टर में वो बढ़ गया है 71.4% से 74.3% तक। इसका मतलब जो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोगों को उसकी अगर क्वालिटी की बात करें तो वो क्वालिटी ख़राब हो रही है। क्यों ख़राब हो रही है? क्योंकि जो इनफॉर्मल जॉब्स होते हैं उसमें वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं होती है। उसमें जॉब तो ज़रूर मिल रही है लेकिन जो लोगों को सोशल सिक्योरिटी है और कई तरह के जो बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। वहीं ये सारी चीज़ें कहाँ पर मिलती है? जो सैलरीड एम्प्लॉयड होते हैं या रेगुलर वेज होती है उस तरीके की जॉब्स में ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और ये वाली जो जॉब है वो कम हो रही है। तो बेसिकली ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो इकॉनमी है वो सफिशिएंट प्रोडक्टिव और रिन्यूमरेटिव जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है जो लेबर फोर्स एंटर कर रहा है मार्केट में उनके लिए, और ये हमारे लिए चिंता की बात है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या था, ये पूरा का पूरा आर्टिकल था और यही जो है हमको समझने की ज़रूरत थी। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि जो लेबर फोर्स सर्वे है, सॉरी लेबर पीरियोडिक फोर्स सर्वे है, वो बेसिकली उसके जो नंबर्स हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है द केस फॉर कास्ट सेंसस इन इंडिया। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है और GS1 GS2 के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में कि कास्ट बेस्ड सेंसस इंडिया में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या किसी तरह का स्टेटमेंट दे सकते हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस से जो कास्ट डिविजन्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कमेंट करके बताइए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मेंस में आ सकते हैं। तो बेसिकली इस आर्टिकल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, पहले इस पे बात करेंगे, फिर बात करेंगे कि कास्ट बेस्ड सेंसस क्यों नहीं होना चाहिए। सिमिलर आर्टिकल आप लोगों को इंडियन एक्सप्रेस में आया है, मैंने उसके पॉइंट्स को भी इकट्ठा करके एक जगह जो है दोनों, एक फेवर में और एक अगेंस्ट में, दोनों पॉइंट्स को लिख लिए हैं और दोनों को हम डिस्कशन करेंगे ताकि हम लोग एक बेहतर आंसर प्रिपेयर कर सकें। जो आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है वो है काउंट एंड डोंट काउंट। दोनों पक्ष दिए हुए हैं कि काउंट करना चाहिए और काउंट क्यों नहीं करना चाहिए, तो दोनों के आर्टिकल को एक साथ जो है कवर किया जाएगा, इंडियन एक्सप्रेस वाला भी और द हिंदू वाला भी। शुरू करते हैं आर्टिकल डिस्कशन। सबसे पहले बात करेंगे केस फॉर कास्ट बेस्ड सर्वे। कास्ट बेस्ड सर्वे करने की ज़रूरत क्या है, आखिर क्यों हमें कास्ट बेस्ड सर्वे करना चाहिए, उसके फेवर में बातचीत की जाएगी इस आर्टिकल में।
कुछ पॉइंट्स रखे जाएंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस शोज दैट देयर इज़ अ इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। इनइक्वालिटी है बेसिस ऑफ कास्ट, ऐसा सोशो इकोनॉमिक जो स्टेटस है उसको देखने के बाद हमें पता चलता है। जो डेटा है वो यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है, उस डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ ST, SC and OBC household in rural areas were respectively 65%, 73% and 84% of the MPC of the other oblique जनरल कैटेगरी। क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए 100 रुपये जनरल कैटेगरी खर्चा कर रहा है, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जनरल कैटेगरी वालों का 100 रुपये है, तो ST का कितना हो जाएगा 65 रुपये, SC का कितना होगा 73 रुपीज़ और OBC का कितना होगा 84 रुपीज़। तो कास्ट के बेसिस पे हम लोग जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको अगर देखें, इंडिकेटर्स हैं उसको अगर देखें, तो क्लियरली पता चल रहा है कि कंजम्पशन जो है बहुत कम है कास्ट के बेसिस पे, इनइक्वालिटी है काय में, इनकम इंडिकेटर से अगर रिलेटेड हम चीज़ें देखें तो। नेक्स्ट बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा ये शो किया गया था कि 28% जो है टोटल इंडिया में पुअर हैं, मल्टी डायमेंशनल पुअर। कब 2015-16 में ये डेटा रिलीज़ हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें SC/ST पॉपुलेशन की, तो ST में 50% ऐसी पॉपुलेशन है जो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। इस 28% को हमने ब्रेक किया कैटेगरी वाइज। उसके बाद OBC में 27% है, SC में 33% पॉपुलेशन है। यहाँ पर भी देखें तो पॉवर्टी के पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखते हैं तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या दिखा रहा है कि कास्ट बेसिस पे बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी और डिफरेंसेस हैं। उसके बाद रिलीजन बेसिस पे भी हैं ये। मुस्लिम में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है 31%, हिंदूज़ में 28%, क्रिश्चियन में 16 और अदर रिलीजियस कम्युनिटी में 15%। तो जो मुस्लिम्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी है और रिलीजियस लाइन पर भी इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अगर डेटा की बात करें, चूँकि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है जिसके कारण अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होने के कारण लोगों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, इसलिए वो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या नहीं कर पाते हैं, भाग नहीं ले पाते हैं और फिर वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। उसी कारण से इनकम इनइक्वालिटी ज़्यादा रहती है। तो अगर हम एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का डेटा देखें तो NSS का 75 राउंड का सर्वे है जिसमें ग्रेजुएट का जो प्रपोर्शन है वो कैटेगरी के हिसाब से दिया हुआ है। टोटल जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो 12% लोग हैं जो कि ग्रेजुएट होते हैं। ST के कितने हैं 3%, SC के 4% और OBC के 6%। वहीं एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 30% जो वर्कफोर्स है वो जनरल कैटेगरी की है जिसको रेगुलर जॉब मिलते हैं। OBC और SC के 20% जो है लोग ऐसे हैं जिन्हें रेगुलर जॉब मिल रही है और वहीं ST की बात करें तो सबसे कम है 12%। कैजुअल लेबर की बात करें तो कैजुअल लेबर भी सबसे ज़्यादा ST के मिल जाएंगे, फिर SC के, फिर OBC के और जनरल कैटेगरी के सबसे कम। तो ये जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, जो डेटा है, ये क्या बता रहा है कि लोगों के साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसी के कारण लोगों को क्या नहीं मिल रहा है, बेहतर जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, बेहतर एजुकेशन नहीं मिल रहा है और इन्हीं कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी को कम करने के लिए सरकार को अफर्मेटिव एक्शन लेने पड़ते हैं। और जो एक्शन सरकार ले रही है वो टारगेटेड हो, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी फॉर्मेशन हो, इसलिए हमें कास्ट बेस्ड सेंसस की ज़रूरत है। ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और यही मेन पॉइंट है और यही समझने की ज़रूरत भी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इस तरह का जो आर्गूमेंट है वो दिया जाता है सेंसस ना करने के लिए। क्या अभी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं हो रही है इंडिया में? बिहार की बात करें तो बिहार में OBC बेस्ड पॉलिटिक्स तो अभी भी हो रही है। वहाँ के जो CM हैं नीतीश कुमार, वो OBC के लीडर हैं, तो वहाँ पर तो अभी भी OBC बेस्ड पॉलिटिक्स हो ही रही है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही है। तो सडनली ये कहना कि एक सेंसस से कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बढ़ जाएगी, क्या ये सही होगा? तो दूसरा आर्गूमेंट हमारा ये हो जाएगा, ये सफिशिएंट रीज़न नहीं है किसको रोकने का, सेंसस को रोकने का।
ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। थर्ड अगर हम बात करें तो हमें सब कैटेगराइजेशन करने की ज़रूरत है ओबीसी और एससी कैटेगरीज़ में। और सब कैटेगराइजेशन करने की ज़रूरत क्यों है? ताकि जो अफर्मेटिव एक्शन है, जो पॉलिसीज़ हैं, फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन, उसका जो बेनिफिट है वो सारी कास्ट को मिले, जो ओबीसी के अंदर है, जो एससीज़ के अंदर है। और उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है? सेंसस की ज़रूरत है। मतलब क्या कहा जा रहा है कि ओबीसी के अंदर ऐसी बहुत सारी कास्ट है, फॉर एग्जांपल यादव्स, ये ऐसी कास्ट है जो डोमिनेटिंग कास्ट है और इनको रिजर्वेशन का फ़ायदा साल दर साल मिल रहा है, मतलब जनरेशन दर जनरेशन इन्हें मिल रहा है। तो अब बहुत सारी ऐसी जो कास्ट है ओबीसी की वो पिछड़ रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इसलिए रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन के प्रावधान को लाने की ज़रूरत है और उसके लिए कास्ट बेस सेंसस करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? कॉस्ट के बारे में हो जाएगा। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट आएगी नहीं, अलग से सर्वे करना ही नहीं है आपको, जो नॉर्मल सेंसस हो रहा है उसी के साथ कर दीजिए, तो कॉस्ट ऑलमोस्ट नील रहेगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि ऑलरेडी जो सेंसस होता है उसमें इंक्लूड होता है रिलीजन वाला, एससी एसटी का डेटा, ये दोनों डेटा उसमें क्या होते हैं? इंक्लूडेड होते हैं। और सडनली अगर हम ओबीसी को भी इंक्लूड कर दें, इसका डेटा, इसका सेंसस भी कर लिया जाए, तो ऐसा कहना कि कास्ट बेस्ड डिविजन ज़्यादा हो जाएंगे, ये कहाँ तक सही है? ये बात जो है हमारे लास्ट पॉइंट में की गई है। ये सब योगेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने क्या किया है? आर्गूमेंट दिए हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है वो सब उन्हीं के हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। एक दो पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक तो सब कैटेगराइजेशन वाला और जो फर्स्ट पॉइंट है कि हमें एविडेंस बेस्ड पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। बाकी काउंटर करने के हिसाब से हैं जो उनके अगेंस्ट में पॉइंट दिए हुए थे। अब बात करते हैं अगेंस्ट वाले पॉइंट की, तो ये वही वाले पॉइंट हो जाएंगे जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कास्ट बेस्ड डिविजन्स बढ़ जाएगा, पॉलिटिक्स बढ़ जाएगी, उसके साथ साथ रिजर्वेशन की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। और बहुत सारी जो कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें भी रिजर्वेशन चाहिए। अब जैसे कि पाटीदार आंदोलन हुआ था, वो भी कहेंगे कि हमें ओबीसी में लेके आओ, ओबीसी वाले कहेंगे हमें एससी में लेके जाओ। तो इस तरीके से इंक्लूजन के लिए भी बहुत सारे क्या हो सकते हैं? प्रोटेस्ट हो सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी अगर सेंसस होता है तो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रीओपन द डिबेट ऑन 50% कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सीलिंग शुड बी रिमूव्ड और नॉट। इस तरह की डिबेट जो 50% सीलिंग लगाई गई है, किसके लिए? कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के लिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो आर्बिट्री है या नहीं है? इस तरह की डिबेट दोबारा शुरू हो जाएगी। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो पॉलिटिक्स है और जो इलेक्शन है वो बेसिकली किसके ऊपर होने लगेंगे? इक्वेशन, कास्ट इक्वेशन के बेसिस पे होंगे, हालांकि अभी भी हो रहे हैं, और रिजर्वेशन पॉलिसी पे होने लगेंगे। रेदर देन प्रोवाइडिंग बेटर एजुकेशन, इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट एट अ टाइम व्हेन देयर इज ऑलरेडी वेरी लेस जॉब लेफ्ट ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। तो जो हमारे इलेक्शंस हैं, जो हमारी राजनीति है, वो वापस किसके अराउंड घूमेगी? कास्ट इक्वेशन के, रिजर्वेशन पॉलिसी के। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन देना बहुत आसान है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना बहुत ज़्यादा कठिन है, एजुकेशन प्रोवाइड करना और कठिन है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, पब्लिक एजुकेशन, फ्री एजुकेशन देना सरकार के लिए ज़्यादा मुश्किल है। एम्प्लॉयबिलिटी, लोगों को स्किल देना, एम्प्लॉयबल बनाना, ये भी डिफ़िकल्ट है। तो सरकार को इनमें फोकस करने की ज़रूरत है, लेकिन सारा का सारा फोकस, पॉलिटिक्स सारा काय में आ जाएगी? कास्ट बेस्ड इक्वेशन और रिजर्वेशन में आ जाएगी, जो कि रिजर्वेशन का पाई और कम होते जा रहा है ना। प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है। आप सरकारों की बात करें, यूपीएससी की बात करें अगर हम वैकेंसी की, तो 2014 के बाद से वैकेंसीज जो हैं कम हो रही हैं, और थोड़ा सा 1-2 साल पहले वैकेंसी 1000 तक पहुंच रही थी। ठीक है, तो वैकेंसीज बढ़ नहीं रही हैं गवर्नमेंट के जॉब्स में। अगर वैकेंसी है तो उसे सरकार फिल भी नहीं कर रही है। तो ये सब सारे क्या हैं? इश्यूज़ हैं। और रिजर्वेशन उसी में दिया जा रहा है सरकारी नौकरी के लिए, जब पाई पहले से ही छोटा होते जा रहा है, उसमें रिजर्वेशन देके कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी को कम नहीं किया जा सकता। उससे बेहतर तरीके अपनाने की ज़रूरत है, जैसे कि एजुकेशन पे फोकस करना, लोगों के एम्प्लॉयबल बनाना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है, बस बेहतर इंग्लिश में लिखा है, गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन इक्वलिटी विथ एक्सीलेंस बिकॉज इक्वलिटी विदाउट एक्सीलेंस इज़ नाइदर सस्टेनेबल नॉर सेटिस्फाइंग।
जो इक्वलिटी है वो विथ एक्सीलेंस के साथ ही सेटिस्फाइंग है और सस्टेनेबल है। मतलब गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट वगैरह पे फोकस करना चाहिए, एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, ताकि जो भी लोग जॉब लें उनको बाद में डिस्क्रिमिनेशन झेलना ना पड़े जब वो ऊपर की तरफ प्रमोट हो। तो ये सब सारी चीज़ें सस्टेनेबल नहीं होती। जो रिजर्वेशन बेस्ड क्या होते हैं, इक्वलिटी आ रही है या अफर्मेटिव एक्शन है, ये सब सारी चीज़ें टेम्प्ररी है, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस वाले आर्टिकल में कहा गया था, है ना। इसमें मेरा कोई पर्सनल व्यू नहीं है। ये हमारा आर्टिकल था, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमारा लास्ट आर्टिकल है, शुड द 50% लीगल सीलिंग ऑन रिजर्वेशन बी रिकन्सिडर्ड। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट हैं, उनके नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है। आपको पूछा जा सकता है ये जजमेंट अभी करेंटली न्यूज़ में थे, ये किससे रिलेटेड हैं। पिछले आर्टिकल में हमने बात की थी 50% लीगल सीलिंग ऑन रिजर्वेशन का जो इशू है, डिबेट है, वो दोबारा रीओपन हो सकती है। इस आर्टिकल में हम लोग सिर्फ इसकी हिस्ट्री के बारे में और प्रेजेंट स्टेटस क्या है, सिर्फ ये चीज़ों पे फोकस करेंगे। पूरा आर्टिकल हम लोग उस पर फोकस नहीं करेंगे, उसमें पॉलिटिक्स भी बहुत सारी इन्वॉल्व है इस आर्टिकल में। उन सारी चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ हिस्ट्री के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। 1962 में सुप्रीम कोर्ट का एक केस था जिसका नाम था MR बालाजी। इस केस में फर्स्ट टाइम 50% जो सीलिंग थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुछ ना कुछ लिमिट होना चाहिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की। उसके बाद एक और जो केस था वो था T देवदासन। ये जो 50% सीलिंग थी इसे गवर्नमेंट जॉब में भी एक्सटेंड कर दी गई। तो ये दोनों जो जजमेंट हैं इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसके बाद मंडल कमीशन बनाया गया था 1978 में। 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें इसने क्या कहा था कि 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए OBC को, और इसी सीलिंग के अंदर, है ना। टोटल रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा ना हो इसलिए 27% रिजर्वेशन दिया गया था। और OBC जो कास्ट कैलकुलेट की गई थी वो 52% OBC ओवरऑल कास्ट कैलकुलेट की गई थी। 1931 का जो सेंसस है उसके हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस करके कैलकुलेट किया गया था कि 52% टोटल पॉपुलेशन होगी OBC की, और उनके लिए जो रिजर्वेशन था वो 27% रिजर्वेशन दिया गया था। जो रिजर्वेशन था वो 50% लिमिट को ब्रीच नहीं कर रहा था, और यही फिर VP सिंह गवर्नमेंट ने 1991-2 में जो है क्या किया था, इसको लगाया था। उसके बाद इसको बेसिकली मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसे इम्प्लीमेंट किया गया था, OBC को रिजर्वेशन दिया गया था। उसके बाद जो है इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और वहाँ पर इंदिरा सहाने केस में पहली बार जो है 50% जो लिमिट है उसको फंडामेंटल राइट का स्टेटस मिला, एलिवेट हुआ वो फंडामेंटल राइट। बहुत सारे जो लोग हैं इस 50% जो सीलिंग है उसको क्या मानते हैं, आर्बिट्री मानते हैं। बहुत सारे सोशलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये 50% सीलिंग है वो क्या है, आर्बिट्री है। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई डेटा नहीं है इसे बैक करने के लिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 50% से रिजर्वेशन ज़्यादा हो जाएगा तो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा जनरल कैटेगरी के साथ में, इसलिए रिजर्वेशन जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद EWS आया, उसमें 10% रिजर्वेशन किसको दिया गया, जनरल कैटेगरी को, जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। तो ये 10% जो दिया गया ये भी तो एक तरीके से ब्रीच है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है वो अभी भी रहेगा। ये जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है ये चूँकि जनरल कैटेगरी को दिया जा रहा है इसलिए ये 10% को मान्य कर लिया गया था। अगर हम बात करें कि ये आर्बिट्री क्यों है, तो इसमें जो मेन आर्गूमेंट है वो है कि इसको लगाने के लिए कोई डेटा नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास इसको बैक करने के लिए। और रीसेंट कास्ट बेस्ड सर्वे की बात की जाए बिहार के तो उसमें 63% OBC पॉपुलेशन है। तो बहुत सारे लोग जो है क्या कह रहे हैं, जितनी आबादी उतना हक, ठीक
ठीक है, जितनी आबादी उतना हक के हिसाब से अगर मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है किसकी है, ओबीसी की, तो उनको जो रिज़र्वेशन है वो बढ़ना चाहिए। हालांकि ये रिज़र्वेशन कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे कि तमिलनाडु, वहाँ पर 69% रिज़र्वेशन ऑलरेडी मिल रहा है और ये जो 50% वाला सीलिंग है वो ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। इसे 9 शेड्यूल में डाल दिया गया था, किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, ताकि इसका जुडिशियल रिव्यू ना हो पाए। तो ये 69% रिजर्वेशन ऑलरेडी कुछ स्टेट्स में, या तमिलनाडु की बात की जाए तो वहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये बेसिकली हमारी क्या हो जाएगी, हिस्ट्री हो जाएगी। और बस इस आर्टिकल में यही एकमात्र इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अपने को प्री पर्सपेक्टिव से 2-3 चीज़ें याद रखनी है। इंदिरा साहनी केस, उसमें एलिवेट हुआ था फंडामेंटल राइट के तरह ये 50% सीलिंग। बालाजी केस हो गया, और हमारा जो एक और केस था वो था टी देवदासन। ये 3 केस के नाम आपको याद रखने हैं। ये बेसिकली पूरी की पूरी 50% जो सीलिंग लगाई गई है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की, उसकी हिस्ट्री और आज तक का, प्रेजेंट तक का क्या हो गया, पूरी क्रोनोलॉजी हो गई। यही हमारा आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू, एन्जॉय योर डे।